नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं ईटी मनी, बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। एक ऐसा शो जहां पर हम आपको निवेश के अलग अलग पहलुओं के बारे में इन्फॉर्म भी करते हैं और जागरूक भी बनाते हैं। जी हाँ, निवेश के कौन कौन से तरीके आजकल मौजूद हैं और इन तरीकों में किस तरह से आपकी प्लानिंग होनी चाहिए। हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़ते हैं और वो आपकी बेहतर तैयारी कराते हैं। और इसके साथ ही बदलता हुआ ट्रेंड्स, बदलते हुए निवेश के तरीके और इन सब में किस तरह से आपको सावधानी रखनी चाहिए और किन बातों का विशेष रूप से आपको ख्याल रखना चाहिए, कहाँ आपसे गलती हो जाती है, आमतौर पर निवेशक का किन बातों को नजरअंदाज कर जाते हैं, उन सभी पर बड़ी बारीकी से हम विश्लेषण करते हैं। और आज भी ऐसे ही कई पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ एक्सपर्ट्स का एक बड़ा ही बेहतरीन पैनल मौजूद होगा। लेकिन किन पहलुओं पर हम चर्चा करने वाले हैं, जरा फटाफट से उस पर एक निगाह डाल लेते हैं। यानी शो की हाइलाइट्स क्या हैं, जरा उस पर एक निगाह डाल लेते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि महंगाई के दौर में एसआईपी म्यूचुअल फंड से बेहतर विकल्प रियल एस्टेट कैसे बन रहा है और किस तरह से म्यूचुअल फंड और एसआईपीज जो हैं उसमें रियल एस्टेट एक बड़ा विकल्प बन रहा है, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन आपको जागरूक करने का काम भी करेंगे। आजकल सेल के नाम पर, जी हाँ, नया साल है तो सेल के नाम पर किस तरह से फ्रॉड हो रहा है और कैसे बचें आप इस तरह के फाइनेंशियल फ्रॉड से, इस पर हम खास चर्चा करने वाले हैं। फ्रॉड से बचने के लिए किन सावधानियों का आपको इस्तेमाल करना है, ये भी हम आपको बताएंगे। और लंबी अवधि के लिए निवेश की आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, म्यूचुअल फंड पर सवाल जवाब का सिलसिला होगा। हेल्थ इंश्योरेंस में इंक्लूजन और एक्सक्लूजन के क्या है नियम और क्या नियम बदले हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। और इसके साथ ही रोज की तरह निवेश, इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड, क्रिप्टो और लोन से जुड़े आप अपने सवाल हम तक पहुंचाइए। कैसे आपका पोर्टफोलियो संतुलित बनेगा, ये हम आपको बताएंगे। सवाल भेजने का बड़ा आसान सा तरीका है जहां आप अपने सवाल भेज सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, ईटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर पर अपना सवाल पूछने के लिए ये जो व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इस पर आप अपना सवाल भेज सकते हैं। आप अपना सवाल वीडियो बनाकर भी हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिसे हम अपने शो में, जो एक खास सेगमेंट हमारा सवाल जवाब का होता है, वहां शामिल करेंगे। और आज के शो में हमारा जो पहला मुद्दा है वो है ऑनलाइन या फिर कहें साइबर फ्रॉड का। नए साल में आपको लुभाने की कई ऑफर्स आ चुके हैं। कैसे पहचाने सही ऑनलाइन ऑफर, कैसे की जाती है सुरक्षित ऑनलाइन शॉपिंग, और गलती से आप अगर ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं तो क्या जरूरी कदम आपको उठाने हैं, इन सब पर हम चर्चा करने वाले हैं। और इससे पहले हम बात करेंगे कि आखिर जो रियल एस्टेट है, जी हाँ, रियल एस्टेट में किस तरह से निवेश के मौके बन रहे हैं। जी हाँ, महंगाई का दौर है और मार्केट जो है वो वोलेटाइल है और इस तरह से इसका असर स्टॉक मार्केट से लेकर म्यूचुअल फंड तक दिखाई दे रहा है। अमेरिका में रिसेशन की आहट ने कहीं ना कहीं लोगों को थोड़ी बहुत शंका में डाल रखा है। ऐसे में निवेशकों के लिए समझना मुश्किल हो रहा है कि अपना पैसा कहाँ लगाएं। उन्हें अगर निकट भविष्य में मुनाफा ना भी हो तो घाटा भी देखने को ना मिले। और इसमें रियल एस्टेट कहा जा रहा है कि एक नया ट्रेंड उभर रहा है। रियल एस्टेट कुछ ऐसे निवेश विकल्पों में से है जो लगभग हर बार एक समय के बाद आपको बेहतर रिटर्न देकर ही जाता है। और इस पर खास चर्चा करने के लिए बेहद ही विशेष मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं प्रांजल कामरा, सीईओ फिनोलॉजी वेंचर से, और डिजिटल दुनिया में एक जाना पहचाना नाम, और उनको आप अक्सर सुनते हैं, उनकी राय के आधार पर आप अपनी निवेश की रणनीति बनाते हैं। लेकिन आज थोड़ा हम उनको म्यूचुअल फंड और बाकी दुनिया से अलग रियल एस्टेट पर चर्चा के लिए उन्हें आमंत्रित किया है हमने। बहुत बहुत स्वागत आपका प्रांजल। और जाहिर सी बात है कि आमतौर पर म्यूचुअल फंड्स और एसआईपीज, ये सारी दुनिया
आपके इर्द गिर्द ज़्यादा रहती है, लेकिन आज हम ज़रा विशेष पहलू पर बात करने वाले हैं। रियल एस्टेट कहा जा रहा है कि ये जो दौर है जहां पर मार्केट में भी एक वॉलेटाइल नेचर नज़र आ रहा है, और इसके साथ ही हम देख रहे हैं कि एसआईपी और म्यूचुअल फंड्स को लेकर भी लोग बहुत शंकाओं में हैं। हालांकि बार बार हम यही कहेंगे कि एसआईपीज आपकी चल रही हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये सब जो झंझावात हैं वो तो आते जाते रहते हैं। फिर भी किस तरह से देखते हैं रियल एस्टेट को, अगर एक अवसर के तौर पर देखें क्राइसिस के दौर में, तो किस तरह के मौके बनते हुए नजर आते हैं? थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए। हमेशा ही इट्स एन ऑनर टू बी हियर और मैं अपने विचार लोगों तक पहुंचा सकूं। और आपने सही कहा, म्यूचुअल फंड स्टॉक्स पे मैंने बहुत बात की है। इनफैक्ट न्यूज चैनल्स पे बहुत बात होती है, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, हर तरफ पिछले कोविड के बाद से म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स की तो बहुत बात होती है। लेकिन इस चक्कर में कई बार क्या होता है ना, और उसमें मेरी भी गलती है, बहुत सारे और मेरे तरह यूट्यूबर्स की भी गलती है, कि हम ना शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड की अवेयरनेस लाने के लिए कई बार दूसरे एसेट क्लासेस को बुरा बोल देते हैं। जबकि सच्चाई ये है कि अगर मैं हिस्टोरिकली देखूं तो पिछले 40 सालों में स्टॉक मार्केट ने 14% के आसपास का रिटर्न दिया है, सेंसेक्स ने, ऑन एन एवरेज इंडेक्स ने। रियल एस्टेट ने, कोई इसका एक स्टैंडर्डाइज डेटा तो नहीं है, लेकिन ऐसा अनुमान है कि 12% के आसपास का रिटर्न दिया है। अब अगर आपका चुनाव अच्छा हो, समय अच्छा हो, तो रिटर्न इससे ज्यादा भी है। तो एक चीज तो पक्की है कि गोल्ड हो, रियल एस्टेट हो या स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स हो, आप किसी भी एसेट क्लास में पैसा लगाइए, ये तीनों ही एसेट क्लास लॉन्ग टर्म में महंगाई को मात देने वाले हैं और आपके लिए वेल्थ क्रिएट करने वाले हैं। अब होता क्या है ना, अगर मैं बोलता रहूं कि स्टॉक्स पे पैसा लगाइए, म्यूचुअल फंड में लगाइए, और कोई उसके लेके कंफर्टेबल नहीं है, तो मेरे कहने पे वो हो सकता है अपनी नेटवर्थ का 5% पैसा लगा दे या 10% पैसा लगा दे। जिसपे किसी की नेटवर्थ 1 करोड़ है तो उनको 10% उसने पैसा लगाया, 10 लाख, उस पर 14% का रिटर्न आ गया। लेकिन गोल्ड और रियल एस्टेट दो ऐसे एसेट क्लासेस हैं जिसपे ना भारतीयों को हमेशा से भरोसा रहा है। हम लोग बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हैं, और इसलिए मैं कहता हूं कि रियल एस्टेट इंडियंस के लिए बहुत अच्छा एसेट क्लास है। रिटर्न्स भले ही ऑन एन एवरेज 1-1.5-2% कम हो, लेकिन हम पैसा ज्यादा कॉन्फिडेंस से लगा पाते हैं और ज्यादा समय तक लगा के रख पाते हैं। और आप अमीर बनते हैं पैसा लगाने से और उसको लगे रहने से, ना कि 14% की 12%। 6% से ज्यादा है ना, कोई भी इन्वेस्टमेंट क्लास 6% से ज्यादा हो तो पैसा बनने वाला है। तो रियल एस्टेट में एक अच्छी बात यह है कि ना, खरीदना बेचना आसान नहीं है। ऐसा नहीं कि आज खरीदे कल बेच लिए। स्टॉक्स में हम पैसा लगा के रख ही नहीं पाते, हम ट्रेडिंग करने लग जाते हैं। रियल एस्टेट में हम अपने पापा से, दादाजी से सुनते हैं कि हमने ये मकान लिया था, 10 लाख का 1 करोड़ हो गया। वो हुआ क्यों? क्योंकि एक तो 10 लाख रुपए लगा पाए वो उस समय भी, और फिर 20 साल 30 साल लगा के रख पाए। ये गोल्ड और रियल एस्टेट में ही हो पाता है, स्टॉक्स में हम लोग कर नहीं पाते। कर पाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन कर नहीं पाते। और इस डिसिप्लिन के कारण जो रियल एस्टेट लाता है, रियल एस्टेट एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। गोल्ड भी, इन दो को इग्नोर नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। प्रांजल, एक चीज़ और समझना चाहेंगे, जब हम रियल एस्टेट की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जैसा आपने जिक्र किया कि हमारे जो पेरेंट्स हैं और हमारे एल्डरलीज हैं, तो हम देखते हैं कि इन्होंने इंडिपेंडेंट हाउसेस या प्लॉट्स में ज़्यादा इन्वेस्ट किया। वो दौर अलग था। आज हम देख रहे हैं कि फ्लैट्स का दौर आया है। शहरों में जगह की कमी है, इसलिए लोग फ्लैट्स ले रहे हैं। फिर भी अगर इन दोनों को एक तुलना करें तो आप किसे मानेंगे कि ज़्यादा बेहतर वहाँ पर आपको मुनाफा मिलता है, और कहाँ ज़्यादा आसानी है अपनी प्रॉपर्टीज़ को का ट्रेड करने के लिए? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। मैं अगर इसको ब्रॉडली बताऊं तो रियल एस्टेट में रियल क्या है? रियल एस्टेट में रियल एक ही चीज है, वो है जमीन। क्योंकि वो एक फिजिकल एसेट है जो सच में हमें दिखती है, हम उसको यूज कर सकते हैं। तो रियल एस्टेट बहुत अच्छा निवेश, वो रियल एस्टेट अच्छा निवेश होता है जितना आप जमीन के करीब है। क्योंकि मान लीजिए आपने जमीन लिया, तो उस जमीन के बायर्स बहुत हो सकते हैं। कमर्शियल वाले हो सकते हैं, एग्रीकल्चर वाले हो सकते हैं, रेसिडेंशियल वाले हो सकते हैं। जितना आप जमीन के करीब रहेंगे, उतनी फ्लेक्सिबिलिटी और उतने ज्यादा बायर्स उसमें इंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि उसके मल्टीपल यूजेस हैं। फ्लैट्स में क्या होता है, एक तो मैं फ्लैट्स को कंपेयर करता हूं शहर के लेटेस्ट शॉपिंग मॉल से, शहर के लेटेस्ट 5 स्टार होटल से। होता क्या है कि शहरों में ना जो दो नए सबसे बड़े मॉल हैं वो चलते हैं।
शुरू में खूब चलते हैं, फिर उसके सामने एक उससे बड़ा मॉल आ जाता है और वो पुराने मॉल को लोग पूछना बंद कर देते हैं। 5 स्टार होटल्स के साथ यही होता है। शहर के 2 सबसे बड़े 5 स्टार होटल में हर कोई जाना चाहता है। उसी तरीके से जब एक रियल एस्टेट फ्लैट्स वाला बड़ा सा प्रोजेक्ट आता है, वहां स्विमिंग पूल होता है, वहां जिम होता है, वहां टेनिस कोर्ट होता है, तो हम लोग ना एक्सपीरियंस खरीद रहे हैं। हमें लगता है कि हम रियल एस्टेट में निवेश कर रहे हैं, लेकिन वहां जमीन की वैल्यू बहुत कम है, कंस्ट्रक्शन की वैल्यू भी बहुत कम है। हम एक 5 स्टार एक्सपीरियंस खरीद रहे हैं। तो जब हम एक्सपीरियंस खरीदने जाते हैं ना, तो हमको वैल्यू नहीं मिलती। हम महंगे में उसको खरीद के आते हैं और फिर कुछ सालों बाद जब उसी के सामने रोड क्रॉस करके उससे बड़ा 5 स्टार प्रोजेक्ट आ जाता है रेसिडेंशियल वाला, तो हर कोई अब उसकी बात करने लगता है। और इस सोसाइटी का तब तक थोड़े मेंटेनेंस के प्रॉब्लम्स होने लगते हैं, सोसाइटी में झगड़े होने लगते हैं, जिस कारण मेंटेनेंस अच्छे से नहीं हो पाता है। तो जब भी हम हम रियल एस्टेट लेने जा रहे हैं, एक थंब रूल है, अगर इन्वेस्टमेंट के लिए लेने जा रहे हैं, रहने के लिए लेने जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट से मतलब नहीं है कितना रिटर्न मिलेगा, तो जो पसंद है ले लीजिए। कईयों को वो फैसिलिटीज बहुत अच्छी लगती है कि गार्डन चाहिए, बच्चों के लिए मैदान भी चाहिए, रहने के लिए ले रहे हैं, जो आप चाहते हैं ले लीजिए, लेकिन खुद पे ये क्लैरिटी होना जरूरी है कि मैं निवेश कर रहा हूं या मैं रहने के लिए ले रहा हूं। अगर आप निवेश करने के लिए ले रहे हैं, जमीन होगा सबसे अच्छा है। इंडिपेंडेंट कोई विला होगा, मेन रोड पे होगा, जिसका कमर्शियल यूज भी हो सके, सेकेंड सबसे अच्छा चॉइस है। एग्रीकल्चर लैंड ले रहे हैं, उससे होने वाली इनकम टैक्स फ्री भी होती है, बहुत अच्छा ऑप्शन है। इन्वेस्टमेंट के लिए फ्लैट्स से दूर रहिए, क्योंकि वहां आप एक्सपीरियंस खरीद रहे हैं, रियल एस्टेट नहीं खरीद रहे हैं। बिल्कुल, बहुत स्पष्ट और बड़ी आसान भाषा में आपने वो फर्क बताया और ये भी बताया कि साहब आपकी जो सोच है, आपकी जो प्राथमिकताएं हैं, वो पहले क्लियर रखिए कि आप इसे निवेश के तौर पर ले रहे हैं या आप खुद उसमें रहने जा रहे हैं। और ये दो चीज़ें ऐसी हैं कि आपको आपके चुनाव को बेहतर बनाने में मदद करेंगी। प्रांजल, एक चीज़ और समझना चाहेंगे, ये जो दौर है इसमें हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा जोखिम रहता है किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के बावजूद उसके डिफ़ॉल्टर हो जाने का। और कई बार ये होता है कि आप कोई ज़मीन ले रहे हैं तो उसके भी जो कानूनी कुछ पचड़े होते हैं। तो इस लिहाज से जब हम चाहे फ्लैट लेने जाएं, चाहे हम प्लॉट लेने जाएं, चाहे इंडिपेंडेंट हाउस विला लेने जाएं, किन बातों को विशेष रूप से हमें ध्यान रखना चाहिए? जी, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ना एक चीज मैं इसका आंसर दूं उसके पहले एक चीज और जरूरी है कि रियल एस्टेट में ना ये रिस्क इसमें ज्यादा होता है, तो लोग इसका ध्यान रखें। लेकिन रियल एस्टेट में अगर आपको एक्सेप्शनल रिटर्न्स चाहिए, तो वो यूजुअली ना प्रोजेक्ट लॉन्च होने के पहले, अगर आप प्री लॉन्च में ले लें या लॉन्च के समय ले लें, जब बिल्डर को पैसे चाहिए प्रोजेक्ट की मार्केटिंग करने के लिए और कंस्ट्रक्शन करने के लिए, तब वैल्यू ज्यादा मिलती है, यानी तब बार्गेन मिलता है। लेकिन हम लोग ना मिडिल क्लास लोग, पहला घर खरीद रहे हैं, हम तब खरीदते हैं जब बिल्डिंग ऑलमोस्ट रेडी है, फिनिशिंग वर्क चालू है और सैंपल फ्लैट हम देख के आए, तब उस प्रॉपर्टी का प्राइस पीक पे होता है। उससे 1 साल पहले कम होता है और उससे 2 साल बाद भी गिरने लगता है, जब लोग अपने एग्जिस्टिंग यूनिट्स बेचने लगते हैं और सोसाइटी की प्रॉब्लम समझ में आती है। तो अब अगर आप निवेश के लिए ले रहे हो और आपको मैक्सिमम रिटर्न चाहिए, तो प्री लॉन्च या लॉन्च के समय लेना है। लेकिन जब आप ऐसा कर रहे हो, तो आप बिल्डर के हवाले अपनी जिंदगी भर की कमाई दे रहे हो। तो पहली चीज ये ध्यान रखना जरूरी है, रेरा अप्रूवल प्रोजेक्ट को मिला है कि नहीं, वो मिलना बहुत ही जरूरी है। दूसरा, बहुत ज्यादा रेप्यूटेड बिल्डर के पास जाइए। जैसे हर स्टेट में एक आध लोकल रेप्यूटेड बिल्डर भी होता है, तो वो मैं व्यूअर्स के डिस्क्रिप्शन पे सोचूंगा उनके स्टेट में ऐसा कौन है। लेकिन अगर मैं इंडिया लेवल पे बात करूं, तो टाटा हाउसिंग हो, गोदरेज प्रॉपर्टीज हो, महिंद्रा रियल एस्टेट हो, आशियाना हाउसिंग हो, ये कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जो बहुत बड़े, बहुत रेप्यूटेड हैं। और टाटा, गोदरेज, महिंद्रा, ये तीन का नाम उनके बाकी बिजनेसेस के लिए इतना जरूरी है कि चाहे उनकी वो गोदरेज प्रॉपर्टीज में कुछ प्रॉब्लम हो रही भी हो, तो गोदरेज इंडस्ट्रीज से, गोदरेज कंज्यूमर से वो पैसा निकाल के उसमें डालेंगे और उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे। क्योंकि वहां अगर नाम खराब हुआ टाटा का, गोदरेज का, महिंद्रा का, तो उनकी गाड़ियां बिकना बंद हो जाएगी, उनकी ओवरऑल रेप्यूटेशन खराब हो जाएगी। तो ये ग्रुप्स ऐसे हैं, ये 3 ग्रुप्स, जिनके लिए प्रॉपर्टी एक बहुत छोटा बिजनेस है, उसको वो डूबने नहीं देंगे। उनके पास खोने को बहुत कुछ है, तो वो एक छोटे अपने बिजनेस डिवीजन से अपना नाम खराब नहीं होने देंगे। इन 3 पे अगर आप टिके रहोगे, तो आपको ये पता है कि आपके साथ धोखाधड़ी ना के बराबर होने के चांसेस हैं। डिले थोड़ा बहुत हो भी जाए, लेकिन धोखा नहीं होगा, और जो आपको बोला जा रहा है वो आपको मिलेगा। और इसके साथ ही अगर इतने रेप्यूटेड बिल्डर्स हैं, तो रीसेल वैल्यू भी बहुत अच्छी मिलेगी, क्योंकि सेकंड बायर जो है
उसको भी ये एश्योरेंस रहेगा कि हाँ क्वालिटी होगी, ऐसा नहीं है कि छत टपक रही है, ऐसा नहीं कि बोला कुछ और हुआ कुछ। तो बिल्कुल भी आप स्टॉक्स में एक बार मिड कैप में चले जाइए अगर आपको रिस्क लेना है, क्योंकि वहां आप थोड़ा पैसा लगा रहे हो। रियल एस्टेट में आप जिंदगी भर की कमाई लगा रहे हो, बिल्डर की रेपुटेशन से कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं। 200-500 रुपए स्क्वायर फीट दाम ज्यादा देना पड़ेगा, वो बचाने के लिए हम ऐसे बिल्डर के पास चले जाते हैं जहां हमारे 50 लाख डूब जाते हैं। तो बिल्डर से कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल मत करिएगा। बहुत अहम सलाह। और वही कहते हैं कि नज़दीक का फ़ायदा देखने से पहले दूर का नुकसान आदमी को सोच के रखना चाहिए। और इस हिसाब से अपने निवेश की बात हो, चाहे अपनी गाड़ी कमाई को एक आशियाने में तब्दील करने की बात हो, इन सब पर आपको ध्यान रखना चाहिए। प्रांजल, एक चीज़ और समझना चाहेंगे, जैसा आप शुरू में भी कह रहे थे कि जब रिसेशन की आहट होती है और महंगाई का डर बना रहता है, एक आशंका बनी रहती है, उन सब के बीच में हम देखते हैं कि एक रियल एस्टेट या जैसे आपने गोल्ड की बात की, यहां पर निवेश का रुझान बढ़ने लगता है। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? जी, देखिए इसमें हमको पहले तो ये समझना होगा कि भारतीय ना 3-4 जनरेशन से हम गोल्ड और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते आ रहे हैं। जबकि स्टॉक मार्केट में निवेश करना ना आज भी कुछ घरों में बगावत के जैसे सोचा जाता है कि इसने बगावत कर दी हमसे, कि ये पैसा सोने में और रियल एस्टेट में ना लगा के स्टॉक्स में लगा रहा है। तो जब ऐसा दिखता है कि मेरा पोर्टफोलियो 30% डाउन है, 40% डाउन है, तो वो इंसान, वो नए जनरेशन में जो अपनी फैमिली से को थोड़ा सा नाराज करके निवेश किया होता है स्टॉक मार्केट में, उसका भी कॉन्फिडेंस डगमगाता है। लेकिन इसके अलावा एक मेजर रीजन है, अगर रियल एस्टेट का भी ना एवरीडे इंडेक्स होता, मान लीजिए आपने या मैंने हमारे शहर में कोई जमीन ले ली और उस जमीन का भाव रोज किसी टीवी न्यूज चैनल पे आता, यूट्यूब पे आता या न्यूज़पेपर में आता कि आज मेरी 10 लाख की जमीन 9,50,000 हो गई, 11 लाख हो गई, किसी दिन 8,75,000 हो गई। अगर हमको रोज इस तरीके से भाव दिखता, तो क्योंकि वो भाव हमको रोज दिख रहा है, तो हमारे दिमाग में स्थिरता नहीं आती और हम पैनिक में, इमोशंस में डिसीजन लेते हैं। स्टॉक्स में क्या होता है, जब गिरने लगता है ना, तो हर कोई उसकी बात कर रहा होता है कि इस कंपनी में ये प्रॉब्लम है, देश में ये प्रॉब्लम है, विश्व में ये प्रॉब्लम है, ये इंडस्ट्री डूब जाएगी, जॉब लॉसेस हो रहे हैं, सरकार महंगाई रोकने के लिए कदम उठा रही है लेकिन महंगाई कंट्रोल में नहीं आ रही है। तो इंफॉर्मेशन इस तरह की हो जाती है कि हर इंसान पैनिक करने लगता है और ये जो रियल टाइम मूवमेंट है उससे पैनिक होता है। जैसे क्रिप्टो की हम बात करें, उसमें 80-90% का क्रैश क्यों आया? क्योंकि उसमें 24 घंटे मार्केट ओपन रहता था, 24 घंटे रियल टाइम इंफॉर्मेशन है। यहां तो फिर भी स्टॉक मार्केट में सैटरडे संडे लोगों को टाइम मिलता है, मार्केट को टाइम मिलता है इंफॉर्मेशन को समझ के प्रोसेस करने का। तो जितनी रियल टाइम इंफॉर्मेशन होगी उतनी वोलेटिलिटी होगी, वो रियल एस्टेट में नहीं होती है, इसलिए स्थिरता होती है, लिक्विडिटी भी प्रॉब्लम है। और गोल्ड की बात, गोल्ड को भारतीय अपने सम्मान से जोड़ के देखते हैं कि गोल्ड बेचना पड़ गया मतलब मैं अपने परिवार को संभाल नहीं सकता। तो इसलिए गोल्ड बेचने से, अगर वो गिर भी रहा हो, उसकी रियल टाइम इंफॉर्मेशन है, लेकिन वो हमारे आत्मसम्मान से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम उसे बेचते नहीं है। बहुत बहुत बेहतरीन तरीके से आपने इस पूरे सवाल का विश्लेषण किया और वाकई बहुत ही क्लियर जो कहते हैं इन्फॉर्मेशन। और शायद यही वजह है कि आपको पसंद करने और आपकी राय पर अमल करने वाले लोगों की तादाद बढ़ रही है। और उसी जो तादाद है उससे जुड़ा हुआ मेरा सवाल है कि बहुत सारे लोग आपके जो फॉलोअर्स हैं या आपको जो सुनते हैं, आपके राय पर अमल करते हैं, उनमें बहुत बड़ी तादाद यूथ की है, मिलेनियल की, अब तो जेन जी टर्म यूज़ किया जा रहा है। तो इनको क्या सलाह होगी कि वो किस उम्र में जो हैं वो अगर अपना घर आशियाना बनाना चाहते हैं तो कब इसकी शुरुआत कर दें और इसकी प्लानिंग किस तरह से करें? जब भी जेन जी की बात होती है तो मुझे डर लगता है, अब इस जनरेशन में हम जेड तक तो पहुंच गए, अब अगली जनरेशन को बोलेंगे क्या? बहरहाल मैं ये कहूंगा कि मतलब अगर भारत में हम देखें ना, तो लिबरलाइजेशन 1990 के बाद मिडिल क्लास ने सपने देखना शुरू किया। हमारे पास ना, भारतीयों के पास पैसा इस जनरेशन में या इससे पिछली जनरेशन से आना शुरू हुआ है। तो घर लेना, खुद का घर लेना, या तो हमारे पेरेंट्स का बहुत बड़ा सपना होता है अगर वो नहीं ले पाए हैं, ग्रैंड पेरेंट्स का बहुत बड़ा सपना होता है अगर वो नहीं ले पाए हैं। तो इसमें एक डिसिप्लिन ये रखना जरूरी है कि जरूर एक घर होना चाहिए, और इसको सिर्फ मैं किसी एक्सेल शीट में नहीं देखूंगा कि रेंट पे लेना अच्छा है या खुद का घर खरीदना अच्छा है। और कई बार मैथमेटिक्स से निकल के हमारे घर वालों की खुशियां किसमें, हमको वो भी देखना होता है। तो अगर मैं प्योरली मैथमेटिकली बोलूं
बिना इमोशंस के पत्थर होके, तो कई बार रेंट पे रहना ज्यादा फायदेमंद होता है। लेकिन अगर आपके घर वालों का सपना है कि हमारा बच्चा, हमारी बेटी हमें घर लेके दे, तो आपको घर लेना चाहिए। और उस केस में आपको ये ध्यान रखना है, आपको तब वो घर लेना है। मान लीजिए आप ऐसा घर ढूंढ रहे हैं जो 50 लाख रुपए में आपको मिल रहा है, तो आपको ये देखना है कि आपकी सैलरी का 25 से 30% हिस्सा ही ईएमआई में जाए। 30-35% से ज्यादा का हिस्सा अगर आपका होम लोन की ईएमआई की तरफ जाने लगेगा, तो आपको वो पिंच करने लगेगा, आपको वो बहुत हर्ट करने लगेगा। तो पहले आपको देखना है आपके पास 25% डाउन पेमेंट के लिए पैसा है कि नहीं, और उसके बाद जो ईएमआई आ रहा है वो 30-35% से ऊपर ना हो, क्योंकि उसके बाद 5-10% का हो सकता है आपका कार लोन भी आ जाए, कभी एजुकेशन या मैरिज के लिए लोन भी आ जाए, तो वो विंडो भी रखना है। और 50% आपकी सैलरी का आपके खर्चों के लिए आपको तो रखना ही है। तो ये 30-35% वाला थंब रूल याद रखिए। जब आप कर सकते हैं आपके सपनों का घर, आप ले सकते हैं 30% अपनी सैलरी का पैसा निकाल के ईएमआई पे करके, तब घर लेना एक सही समय है। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे प्रांजल, और बहुत ही शानदार ये चर्चा रही, और उम्मीद करते हैं जो भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं इस चर्चा में, उनको बहुत सी बातें, उनकी शंकाओं का समाधान हुआ होगा, और बहुत सी बातें उनको स्पष्ट समझ में आई होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से हमसे जुड़ने के लिए और इस शानदार चर्चा के लिए। चलिए